तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस हब बाई डीएस सर में। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की श्रृंखला में हम देखने वाले हैं DFCCIL 25 अगस्त ऑल शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस। दोस्तों, DFCCIL का आज है 25 अगस्त और 25 अगस्त को आज 2 शिफ्टों में आपका एग्ज़ाम समाप्त हुआ है। आज हम दोनों शिफ्ट के एग्ज़ाम का एनालिसिस देखेंगे और देखेंगे कि इससे जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो किस प्रकार से आने वाले दिन में जिन भी विद्यार्थियों का एग्ज़ाम है उनसे संबंधित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आप सभी के लिए ये इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है। चलते हैं दोस्तों आज के पहले प्रश्न की तरफ। देखिए, यहाँ पर हम क्या देखेंगे, DFCCIL एग्ज़ाम 2023 का एनालिसिस। आज है 25 अगस्त और 25 अगस्त को सभी शिफ्टों में लगभग 30 प्लस प्रश्न रहने वाले हैं। कुछ इस तरह से प्रश्न आएंगे, इन सभी का हम डिटेल से अध्ययन करेंगे और जानेंगे किस प्रकार से क्वेश्चन आने वाले दिनों में आपसे पूछे जा सकते हैं। चलते हैं दोस्तों आज के पहले प्रश्न की तरफ। आज का पहला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। ऐसा क्वेश्चन आया था। अगर बात कर लेते हैं सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान की, तो याद रखेंगे ये आपका उड़ीसा में स्थित हो जाएगा। कहाँ पर हो जाएगा? आप कहेंगे सर उड़ीसा में स्थित हो जाएगा। अगर बात कर लें सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान की, तो ये एक आपका दोस्तों बायोस्फीयर रिजर्व भी है। ये भी याद रखना है, ये आपका एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना है, ठीक है। बायोस्फीयर रिजर्व है। इसके अतिरिक्त कह रहा है सिमलीपाल वन्यजीव अभ्यारण्य ओडिशा के मयूरभंज जिले में स्थित है, जो बाघ आरक्षित क्षेत्र तथा राष्ट्रीय उद्यान के लिए प्रसिद्ध है। घने वनों, झरनों, पहाड़ियों से समृद्ध इस अभ्यारण्य में बाघ, हिरण, हाथी, अन्य बहुत सारे जीव पाए जाते हैं, ठीक है। इसको याद रखना है। इसके अतिरिक्त ओडिशा में एक और राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है दोस्तों भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान। क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी याद रखना है। भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान आपका ओडिशा में स्थित है। ये दोस्तों केंद्रपाड़ा जिले में स्थित है, ठीक है। इसको भी याद रखेंगे। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आज आपसे पूछा गया था कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए थे। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और आसान क्वेश्चन था। अगर बात कर लेते हैं फंडामेंटल राइट के बारे में, किसके अगर बात करें दोस्तों फंडामेंटल राइट के बारे में, तो याद रखेंगे ये हमारे देश में लिए गए हैं संयुक्त राज्य अमेरिका से। कहाँ से लिए गए हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं। और अगर बात करते हैं हमारे मूल संविधान की, तो मूल संविधान में याद रखेंगे, मूल संविधान में इनकी जो टोटल संख्या थी वो आपकी 7 थी। लेकिन अगर बात कर लें वर्तमान में कितने हैं, तो सर कहेंगे आप 6 हैं, ठीक है। इसको याद रखेंगे। इसके अतिरिक्त कह रहा है दोस्तों मूल अधिकार वे मूलभूत अधिकार हैं, मौलिक अधिकार वे मूलभूत अधिकार हैं जो किसी व्यक्ति को जीवन यापन हेतु मौलिक एवं अनिवार्य होने के कारण संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं। कह रहा है दोस्तों ये अधिकार व्यक्ति के मानसिक, भौतिक, नैतिक और विकास के लिए, ठीक है, मानसिक, भौतिक तथा नैतिक विकास के लिए आवश्यक है। कह रहा है दोस्तों विधि के शासन की स्थापना करना, जो मूल अधिकार हैं इनके जो उद्देश्य है विधि के शासन की स्थापना करना, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने का उद्देश्य था। ये भी आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। अगर बात कर लेते हैं कितने मूल अधिकार हमको दिए गए हैं, कौन कौन से हैं, तो आगे इसकी चर्चा करेंगे। देखिए, अगर बात कर लें संविधान से प्राप्त मूल अधिकारों के बारे में, यानी कि मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट के बारे में, तो दोस्तों सबसे पहले आपको प्राप्त होता है समता का अधिकार। किसका प्राप्त होता है? यानी कि जो समता का अधिकार है दोस्तों अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक आता है। इसके अतिरिक्त याद रखना है, अगला जो आपका अधिकार है वो आपका स्वतंत्रता का अधिकार है, जो अनुच्छेद 19 से 22 तक है। और आगे कह रहा है दोस्तों शोषण के विरुद्ध अधिकार, और शोषण के विरुद्ध अधिकार की अगर बात कर लें दोस्तों, ये आपका अनुच्छेद 24, 23 और 24 में आता है, ठीक है। इसको याद रखना है। आगे दोस्तों आपका जो एक अधिकार है वो है आपके धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। इसको याद रखना है, अनुच्छेद 25 से 28 के अंतर्गत आता है। और संस्कृति तथा शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29-30 में आता है। तथा अंतिम आपका जो मौलिक अधिकार है वो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, ये अनुच्छेद 32 कहा जाता है। और अनुच्छेद 32 को दोस्तों बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा, याद रखना है, BR अम्बेडकर जी के द्वारा इसको क्या कहा गया है? संविधान की आत्मा कहा गया है। ये भी आप लोगों को अच्छे से याद रखना है, ठीक है। इसको याद रखेंगे। अगर बात कर लें इसके बारे में, संवैधानिक उपचारों के अधिकार के बारे में, तो दोस्तों इसका प्रयोग करके सुप्रीम कोर्ट हमें 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। यदि कोई भी सरकारी व्यक्ति, सरकारी पद पर बैठा हुआ व्यक्ति या सरकारी कर्मचारी आपके फंडामेंटल राइट की क्या करते हैं? अवहेलना करते हैं, तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट आपको 5 प्रकार की वहाँ से रिट जारी करके उस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करेगा, ठीक है। इसको याद रखना है। तो वर्तमान में कुल 6 मौलिक अधिकार हैं। जो 7वां था दोस्तों वो आपका संपत्ति का अधिकार हुआ करता था। किसका? संपत्ति का। और संपत्ति का अधिकार दोस्तों 44वें संविधान संशोधन, याद रखना है, 44वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978 के तहत दोस्तों मोरारजी देसाई सरकार में इसको हटा दिया गया है। याद रखेंगे, मोरारजी देसाई की जो सरकार थी यहाँ पर इसने संशोधन कर दिया और 1978 में 44वें संविधान संशोधन के तहत आपका जो संपत्ति का अधिकार था इसको क्या कर लिया? भारत सरकार ने नागरिकों से छीन लिया था, ठीक है। याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था इंफ्रारेड तरंगों की तरंग दैर्घ्य कितनी होती है, ऐसा क्वेश्चन आया था। अगर बात कर लेते हैं इंफ्रारेड तरंग, इन्हें क्या कहते हैं दोस्तों? इन्हें कहते हैं अवरक्त तरंग। क्या कहते हैं? अवरक्त तरंग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंफ्रारेड तरंग या फिर अवरक्त तरंग। कह रहा है जिसे इंफ्रारेड किरणों के रूप में भी जाना जाता है, विद्युत चुम्बकीय विकिरण है। और दोस्तों इसकी जो तरंग दैर्घ्य ये 700 नैनोमीटर से लेकर के
1 मिलीमीटर तक होती है। दोस्तों याद रखना है, ये मानव आंख इसे देख नहीं सकती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो इंफ्रारेड आपकी वेव है इसको मानव आंख देख नहीं सकती है, लेकिन इसकी ऊष्मा को पहचान लेती है, यानी कि ऊष्मा के रूप में इसको पहचान लेती है, महसूस कर सकती है। आप सभी को पता होगा सूर्य से हमें 2 प्रकार की तरंगें प्राप्त होती हैं, एक आपको इंफ्रारेड होती है तथा दूसरी अल्ट्रावायलेट होती है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। जो अल्ट्रावायलेट होती है ओजोन से वापस चली जाती है, जबकि इंफ्रारेड आपकी आपकी धरती पर आकर क्या देती है, ऊष्मा प्रदान करती है। इसको याद रखना है। कह रहा है इंफ्रारेड विकिरण में सभी विकिरणों की तरह 299, 792, 498 मीटर प्रति सेकंड की गति से यात्रा करती हैं और इंफ्रारेड प्रकाश के एक ही समय में तरंग और कण दोनों प्रकृति को प्रदर्शित कर सकती हैं। यानी कि जो अवरक्त विकिरण है दोस्तों, ये आपकी तरंग प्रकृति और कण प्रकृति दोनों को एक साथ विकसित कर सकती हैं, यानी कि प्रदर्शित कर सकती हैं। ठीक है, इसको याद रखेंगे। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था, भारत में पहली बार इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन कब चली थी। ऐसा क्वेश्चन आया था कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन कब चली थी, या फिर ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत के द्वारा पूरे भारत में कब तक इलेक्ट्रीफाइड ट्रेनों को निश्चित करने की घोषणा की गई है। ठीक है, तो अगर पूछा जाएगा कि भारत का जो उद्देश्य है इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन का कब तक है, तो दोस्तों ये रखा गया है हमारा 2030 तक। ठीक है, 2030 तक भारत सरकार के द्वारा पूर्ण रूप से पूरे भारत में क्या कर दी जाएगी, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेनें चलाई जाएगी। जबकि अगर बात कर लें पहली इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन की दोस्तों, ये 3 फरवरी 1925 को चली थी। ठीक है, इसको याद रखना है। कह रहा है भारत में सर्वप्रथम 3 फरवरी 1925 को बम्बई के वीटी तथा कुर्ला हार्बर के बीच पहली विद्युत रेलगाड़ी चलाई गई थी। यह सेक्शन 1500 वोल्ट डीसी से विद्युतीकरण हुआ था। ठीक है, कह रहा 3 फरवरी 1925 को भारत में पहली बार इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन रवाना हुई। यह दोस्तों एशिया की पहली इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन थी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो एशिया की पहली इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन चली है वो आपकी भारत में ही चली है। ठीक है, इसको भी याद रखना है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा गया था, डीएफसीसीआई की स्थापना कब हुई थी। ये दोस्तों रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये 23 फरवरी को भी आपसे पूछा गया था, याद रखेंगे। अगर बात कर लेते हैं डीएफसीसीआई के बारे में। ठीक है, तो डीएफसीसीआई का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, डीएफसीसीआई की स्थापना जो हुई थी दोस्तों 30 अक्टूबर 2006 को हुई थी। इसको भी आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। कह रहा है इसका जो उद्देश्य होता है दोस्तों, समर्पित माल गलियारों की योजना, विकास, वित्तीय संसाधनों को जुटाना, निर्माण, संचालन, रखरखाव तथा व्यवसाय में विकास करना। इसके अतिरिक्त कह रहा है डीएफसीसीआई 30 अक्टूबर 2006 को कंपनी के अधिनियम 1956 के तहत एक अनुसूचित कंपनी के रूप में शामिल हुई थी। ये भी याद रखना है, ये एक रेलवे का क्या है, उपक्रम है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका रेलवे का उपक्रम है। ठीक है, रेलवे का उपक्रम कौन है, डीएफसीसीआई है। ठीक है, इसको अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों पूछ रहा था, भारतीय रेलवे में कितने डिवीजन या जोन में विभाजित किया गया है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है। ठीक है, इससे पहले हम चर्चा कर चुके हैं इसके बारे में। क्वेश्चन आया था तब कि जो भारत का सबसे बड़ा रेलवे जोन कौन सा है, ऐसा क्वेश्चन आया था। तब हमने आपको वहाँ बताया था कि दोस्तों वहाँ भारत में जो है वर्तमान में 18 जोन स्थित हैं, 18 रेलवे जोन स्थित हैं, ऐसा हमने आपको बताया था, जिनमें से आपका एक मेट्रो रेलवे भी शामिल है जो कि कोलकाता का है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। तो दोस्तों अगर बात कर ली जाए रेलवे डिवीजन की या फिर जोन की, तो याद रखेंगे जून 1950 में पहली बार रेलवे को डिवीजनल के रूप में विभाजित किया गया था। याद रखेंगे वर्ष 1950 को भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण हुआ और भारतीय रेलवे में जोन में विभाजित किया गया था। इन जोन को डिवीजन में विभाजित किया गया। ठीक है, इन जोन को डिवीजन में भी विभाजित किया गया, यानी कि कुछ जोन बनाए गए और जोनों से संबंधित आगे चलकर के डिवीजन भी बने थे। ठीक है, इसको भी याद रखना है। अगर बात कर ले हम यहाँ पर, तो कह रहा है प्रत्येक जोन का एक डिवीजनल मुख्यालय होता है। प्रत्येक डिवीजनों का नेतृत्व एक डिवीजनल रेलवे प्रबंधक डीआरएम, ठीक है, और जो क्षेत्र का महाप्रबंधक होता है जीएम को रिपोर्ट करता है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। कह रहा है दोस्तों भारतीय रेलवे को 18 जोन में बांटा गया है। 18 जोन को संचालित करने के लिए 70 डिवीजन बनाए गए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर याद रखना है आपको, जोन कितने हैं दोस्तों, आपके 18 हैं, जबकि डिवीजन पूछेगा तो कितने हैं दोस्तों, याद रखना है आपके टोटल 70 डिवीजन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी याद रखेंगे। तो जून 1950 में क्या हुआ था, भारतीय रेलवे का जैसे ही राष्ट्रीयकरण हुआ उसके तहत दोस्तों भारतीय रेलवे को विभिन्न जोनों में विभाजित कर दिया गया था। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और नवीनतम जोन अगर पूछ ले, क्या पूछ ले आपसे, नवीनतम जोन कौन सा है, तो दोस्तों याद रखेंगे नवीनतम जोन आपका विशाखापट्टनम है। कौन सा है, विशाखापट्टनम। ये भी याद रखना है, विशाखापट्टनम जो कि आपका कहाँ पर पड़ता है, आंध्र प्रदेश में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न पूछा था दोस्तों, बाल विवाह पर प्रतिबंध किस वायसराय के द्वारा लगाया गया था। अगर बात कर लेते हैं बाल विवाह के बारे में, तो दोस्तों एक एक्ट आया था जिसका नाम था शारदा एक्ट। ठीक है, क्या था, शारदा एक्ट। और शारदा एक्ट के तहत दोस्तों याद रखेंगे पहली बार भारत में क्या हुआ, बाल विवाह पर प्रतिबंध लगाया गया। तो याद रखेंगे इस समय जो भारत का वायसराय था वो लॉर्ड इरविन था। ऐसा क्वेश्चन आया था कि जब बाल विवाह पर प्रतिबंध लगा तो क्या आपका वायसराय कौन था। तो याद रखेंगे दोस्तों ये वायसराय जो था ये आपका कौन था, लॉर्ड इरविन था। अगर बात कर लेते हैं भारतीय बाल विवाह निरोधक अधिनियम की, तो दोस्तों 28 सितंबर 1929 को इस एक से एक विधायी अधिनियम के रूप में पारित किया गया था। ठीक है, याद रखेंगे विधायी अधिनियम के रूप में पारित किया। कह रहा है इस अधिनियम में
लड़कियों के लिए विवाह की योग्य आयु आपकी 14 वर्ष रखी गई, जबकि लड़कों के लिए विवाह योग्य आयु कितनी रखी गई थी? 18 वर्ष रखी गई थी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी याद रखना है। तो लड़कियों की जो मिनिमम आयु थी वो आपकी 14 वर्ष थी, जबकि लड़कों की मिनिमम आयु 18 वर्ष थी। कब के तहत थी? तो याद रखना है शारदा एक्ट के तहत। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखेंगे। इसके तहत याद रखेंगे जो इसके प्रयोजक थे, यानी कि जिसके प्रयास से ये एक्ट लागू हुआ था, उनका नाम था हरविलास शारदा, और उन्हीं के नाम पर इसे शारदा एक्ट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। इसके अतिरिक्त दोस्तों कह रहा है भारत सरकार के द्वारा साल 1974 में एक संशोधन करके इसमें लड़कियों के लिए 18 तथा लड़कों के लिए 21 वर्ष उम्र का प्रावधान कर दिया था। ठीक है, इसको याद रखेंगे। 1974 में भारत सरकार के द्वारा संशोधन किया जाता है और लड़कियों की उम्र 18 तथा लड़कों की मिनिमम उम्र आपकी 21 कर दी जाती है। इसको भी याद रखना है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा था प्रोटीन का संश्लेषण किस स्थान पर होता है। तो अगर बात कर लेते हैं प्रोटीन के संश्लेषण के बारे में दोस्तों, ये आपका होता है राइबोसोम में। क्या होता है? प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है इसे राइबोसोम को, इसको याद रखना है। यहीं पर क्या होता है दोस्तों? ये आपका प्रोटीन का संश्लेषण होता है। कह रहा है दोस्तों प्रोटीन संश्लेषण किसी भी सजीव जीव की कोशिकाओं के लिए आवश्यक प्रोटीन के उत्पादन की एक क्रिया है। प्रोटीन हमारे शरीर के द्वारा कोशिकाओं के विकास गुणन के लिए आवश्यक जैविक अणु होते हैं। प्रोटीन को जीवन के निर्माण खंड के रूप में भी जाना जाता है। प्रोटीन हमारे शरीर में कई प्रकार के कार्य करते हैं। अगर बात कर लें प्रोटीन की, तो एक प्रोटीन का निर्माण दोस्तों 20 एमिनो एसिड से मिलकर होता है। ये भी याद रखना है, जो एक प्रोटीन है इसका निर्माण 20 एमिनो एसिड से मिलकर होता है। और ये जो अमीनो एसिड है, ये अमीनो एसिड 20 आपके कैसे होते हैं? 10 आपके शरीर में बनते हैं, जबकि 10 आपके बाहरी तत्वों से प्राप्त किए जाते हैं। तो ठीक है, इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा गया था पहले अंत्योदय एक्सप्रेस कहां से कहां तक चलाई गई थी। कह रहा है दोस्तों जो पहली अंत्योदय एक्सप्रेस थी ये कहां से कहां तक चलाई गई थी। तो याद रखेंगे आपका रेलवे जंक्शन है आपका केरल में एर्नाकुलम। क्या नाम है? याद रखेंगे एर्नाकुलम रेलवे जंक्शन केरल से लेकर के पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल के हावड़ा तक चलाई गई थी। और दोस्तों बात कर लें अगर अंत्योदय एक्सप्रेस की, तो यहाँ पर सारे के सारे जो गाड़ी में डिब्बे थे, कह सकते हैं जो ट्रेन होती है उसमें डिब्बे होते हैं, वो सारे के सारे आपके जनरल डिब्बे बनाए गए थे। कैसे बनाए गए थे? जनरल डिब्बे। ठीक है, इसको याद रखेंगे। और ये जो आपकी चली थी, ये दोस्तों याद रखेंगे 2017 में चली थी। कब चली थी? 2017 में चली थी। इसको भी आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। कह रहा है दोस्तों अंत्योदय एक्सप्रेस केरल के एर्नाकुलम रेलवे स्टेशन से चलकर सेलेम, काटपाड़ी, विशाखापट्टनम होती हुई पश्चिम बंगाल के हावड़ा तक यात्रा की थी। कह रहा है दोस्तों अंत्योदय एक्सप्रेस द्वितीय श्रेणी की साधारण दर्जे की बोगियां शामिल यानी अनारक्षित ट्रेन थी एक प्रकार से, यानी कि सेकंड श्रेणी जैसे हम जनरल श्रेणी कहते हैं, यहीं पर इसकी सारी की सारी बोगियां थी। और दोस्तों जो इसका ऐलान था 2016-17 के बजट में किया गया था। तत्कालीन रेल मंत्री सुरेश प्रभु के द्वारा इसको हरी झंडी दिखाई गई थी। ये भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। तो अगर बात कर लें अंत्योदय एक्सप्रेस का जो मुख्य उद्देश्य था, वो दोस्तों जो भारत की गरीब जनता थी, यानी कि जो सामान्य वर्ग के लोग आते हैं, जो जिनके पास ज़्यादा पैसा नहीं है, तो उनके लिए इस प्रकार की ट्रेन चलाई गई थी जिससे आप कम पैसे में ज़्यादा यात्रा कर सकें। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा था 1817 में उड़ीसा में कौन सा विद्रोह हुआ था। देखिए उड़ीसा के विद्रोह से संबंधित एक क्वेश्चन आया था, तो याद रखेंगे जो उड़ीसा के विद्रोह से संबंधित क्वेश्चन था ये आपका 1817 में पाइका विद्रोह हुआ था। कौन सा? पाइका विद्रोह, ऐसा क्वेश्चन आया था। कह रहा दोस्तों पाइका विद्रोह 1817 में उड़ीसा में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ शोषणकारी नीतियों के विरुद्ध उड़ीसा में पाइका जाति के लोगों के द्वारा किया गया एक सशस्त्र तथा व्यापक आधार वाला संगठित विद्रोह था। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर सशस्त्र रूप से उड़ीसा के लोगों ने क्या किया था? ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ विद्रोह किया था। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। आगे कह रहा है दोस्तों पाइका उड़ीसा के पारंपरिक भूमिगत रक्षक सेना थी जिसके तहत वे योद्धाओं के रूप में वहां के लोगों की सेवा करते थे। कह रहा पाइका विद्रोह का नेता बक्सी जगबंधु था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका जो नाम याद रखना है बक्सी जगबंधु। इसका क्या था? उड़ीसा के जो पाइका विद्रोह था उसका प्रमुख नेता था। कह रहा दोस्तों पाइका जाति के लोग भगवान जगन्नाथ को उड़िया की एकता का प्रतीक मानती थी। ठीक है, इसको याद रखेंगे। 1803 में, इससे पहले की एक घटना है, 1803 में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा खुर्दा उड़ीसा में विजय प्राप्त करके पाइका की शक्ति और प्रतिष्ठा को घटा दिया था। ठीक है, इसको याद रखेंगे। जैसे ही ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1803 में वहां पर जीत दर्ज की थी खुर्दा में, उड़ीसा के क्षेत्र में, तो वहां पर जितने भी पाइका जनजाति के लोग थे या वहां के जैसे कह सकते हैं पाइका के कोई एक राजा हुआ करता होगा, उसकी सारी की सारी शक्तियां छीन ली थी। तो इस प्रकार से वहां के लोगों ने क्या कर दिया था? विद्रोह कर दिया था, और इसे पाइका विद्रोह के नाम से जाना जाता है, जो कि बक्सी जगबंधु के नेतृत्व में किया गया था। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा गया था मॉलिक्यूलर फोर्स, यानी कि आणविक बल के बारे में से संबंधित क्वेश्चन आया था। इसका एग्जैक्टली क्वेश्चन पता नहीं चल पाया। अगर पूछा गया होगा मॉलिक्यूलर फोर्स के बारे में, तो याद रखेंगे दोस्तों पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को आणविक बल कहा जाता है, यानी कि मॉलिक्यूलर फोर्स कहा जाता है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। कारण ठोस में आकर्षण बल प्रबल होता है, जबकि द्रव में आकर्षण बल गैसों से अधिक और ठोस से कम होता है, और गैसों में आकर्षण बल न्यूनतम होता है। यानी कि जो आपका मॉलिक्यूलर फोर्स है वो सर्वाधिक किस में होता है? तो याद रखेंगे ठोस में होता है। ऐसा ही क्वेश्चन देखने को मिला होगा, या तो सर्वाधिक पूछा होगा या सबसे कम पूछा होगा। क्या पूछा होगा? सबसे कम। और सबसे कम की बात की जाए मॉलिक्यूलर फोर्स आपका किस में होता है? तो याद रखेंगे दोस्तों ये गैसों में होता है। किस में होता है? गैसों में।
ठीक है, और मिनिमम यानी कि जो सामान्य रूप से दोनों में बराबर को इसमें होता है तो आपका द्रव्य हो जाएगा। इसको याद रखेंगे। कह रहा है दोस्तों आणविक बल वे बल हैं जो अणुओं के बीच प्रतिच्छेदन की मध्यस्थता करते हैं। ठीक है, अणुओं के बीच जो प्रतिच्छेदन की मध्यस्थता होती है कौन करते हैं? आपके आणविक बल करते हैं, जिनमें आकर्षण प्रतिकर्षण बल भी शामिल है जो अणुओं तथा अन्य प्रकार के पड़ोसी कणों जैसे परमाणु और आयनों के बीच कार्य करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था बांग्लादेश का राष्ट्रीय पशु क्या है। अगर बात कर लेते हैं बांग्लादेश के राष्ट्रीय पशु के बारे में दोस्तों, ये है आपका रॉयल बंगाल टाइगर। क्या है? याद रखेंगे, रॉयल बंगाल टाइगर बांग्लादेश का क्या है? राष्ट्रीय पशु है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया था कि जो प्रतिरोध रेसिस्टेंस का एसआई मात्रक क्या है, तो याद रखेंगे एसआई मात्रक होता है ओम। प्रतिरोध का जो एसआई मात्रक होता है ये ओम होता है। कह रहा है प्रतिरोध एक विद्युत परिपथ में धारा को यहाँ पर कह रहे हैं प्रतिरोध एक विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का विरोध की माप करता है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। प्रतिरोध को ओम से मापा जाता है जो ग्रीक अक्षर ओमेगा के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। ये दोस्तों आपका ओमेगा होता है। क्या होता है? ओमेगा। ये ग्रीक अक्षर है और इसको दोस्तों क्या कहा गया है? इसको ओम कहा गया है। ठीक है, और इसी से संबंधित प्रतिरोध से संबंधित एक ओम का नियम भी आया है, उसको आप लोग जानते होंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था व्हिटकर के पंचजगत सिद्धांत में कौन सा शामिल नहीं है। ऐसा क्वेश्चन आया था कि जो आर एच व्हिटकर थे, इन्हें जो पंचजगत सिद्धांत दिया था उनमें कौन शामिल नहीं है। तो याद रखेंगे व्हिटकर का जो पंचजगत सिद्धांत था, कह रहा है दोस्तों आर एच व्हिटकर इन 1969 इंट्रोड्यूस्ड ए 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। ठीक है, इसको याद रखेंगे। द किंगडम क्लास यहाँ पर लिखा है द किंगडम कैरेक्टराइज बाई हिम वेयर टाइड मोनेरा प्रोटेस्टा फंजाई और आपका क्या है प्लांटी और एनिमिलिया। ठीक है, इस प्रकार से याद रखेंगे। कोशिका की संरचना, शारीरिक संगठन, पोषण तत्व, ठीक है, और उसके अलावा प्रजनन और वंशावली से संबंधित इन्होंने क्या दिया था? पंच जगत सिद्धांत दिया था, जिनमें आपके मोनेरा प्रोटेस्टा फंजाई और प्लांट और एनिमिलिया शामिल थे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इनमें से कोई ना कोई आपका एक नहीं दिया होगा या फिर एक दिया गया होगा। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था शरीर में कौन सा तत्व सबसे सूक्ष्म मात्रा में पाया जाता है। दोस्तों ऐसा क्वेश्चन आया था कि शरीर में सबसे सूक्ष्म मात्रा में क्या पाया जाता है, तो याद रखेंगे सबसे सूक्ष्म मात्रा में आपका सेलेनियम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सेलेनियम। ठीक है, इसको याद रखेंगे। अब इसको ऑप्शन के अनुसार आप लोगों को करना होगा। ठीक है, इसमें कह रहा है सूक्ष्म तत्व रासायनिक तत्व है जिसकी सांद्रता बहुत कम होती है। इसमें लोहा, मैग्नीज, तांबा, आयोडीन, जस्ता, कोबाल्ट, फ्लोराइड तथा सेलेनियम शामिल है। तो सबसे कम क्या होता है दोस्तों? सेलेनियम होता है। लेकिन अगर ऑप्शन में नहीं दिया गया होगा तो आपको ऑप्शन के अनुसार करना पड़ेगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था माघी त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है। तो दोस्तों याद रखेंगे माघी जो त्योहार है ये पंजाब में मनाया जाता है। कहाँ पर? पंजाब में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, एसएससी के द्वारा भी पूछा गया था। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा था स्पर्म और एग्स कहाँ पर आकर मिलते हैं। देखिए जब फर्टिलाइजेशन होता है तो उसमें स्पर्म्स और जो एग्स होते हैं वो कहाँ पर मिलते हैं, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। तो याद रखेंगे जो आपका फेलोपियन ट्यूब होता है, क्या होता है? जो आपका फेलोपियन ट्यूब होता है यहाँ पर आकर के एग्स इस प्रकार से आपका नीचे आता है और यहाँ से आपका क्या जाता है? स्पर्म जाता है। ठीक है, और जब स्पर्म जाता है तो ये दोनों आपस में क्या करते हैं? फेलोपियन ट्यूब नामक स्थान पर आपस में फर्टिलाइजेशन कर लेते हैं। तो वहीं आपका स्थान पूछा गया था, कौन सा स्थान है? तो याद रखेंगे फेलोपियन ट्यूब। कह रहा है फिंगर जैसी संरचना है, जैसे फ्रेम्बिया कहा जाता है। ठीक है, और अंडे के पड़ोसी फेलोपियन ट्यूब को घुमाती रहती हैं और अंडा फेलोपियन ट्यूब के माध्यम से यात्रा करता है। फेलोपियन ट्यूब की दीवारों में संकुचन द्वारा आंशिक रूप से प्रेषित होता है। जी हाँ, फेलोपियन ट्यूब में अंडे शुक्राणु के द्वारा निषेचित कर लिया जाता है। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। तो इसका जो मुख्य आंसर हो जाएगा, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका फेलोपियन ट्यूब होगा। ठीक है, इसको याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था विटामिन ए का प्रमुख सोर्स क्या है, यानी कि विटामिन ए कहाँ से प्राप्त होता है। तो याद रखेंगे जो विटामिन ए का प्रमुख सोर्स है उसमें आपका गाजर का नाम सर्वप्रथम आ जाता है। ठीक है, यहाँ पर गाजर बीटा कैरोटीन की सहायता से आपके यकृत में आपके विटामिन ए का निर्माण करती है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था टमाटर के लाल रंग होने का प्रमुख कारण क्या है, यानी कि जो टमाटर होता है उसका लाल रंग क्यों होता है। तो याद रखेंगे दोस्तों इसका जो मुख्य कारण होता है वो आपका लाइकोपिन नामक प्रोटीन होता है। क्या होता है? लाइकोपिन। लाइकोपिन के कारण दोस्तों आपका टमाटर जो होता है वो कैसा होता है? लाल होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया था आपसे, अगला क्वेश्चन कि प्लाज्मा किसका हिस्सा होता है। क्या पूछा गया था? प्लाज्मा किसका हिस्सा होता है। तो याद रखेंगे दोस्तों ये ब्लड का हिस्सा होता है। किसका? ब्लड का हिस्सा होता है। और ब्लड के कितने हिस्से होते हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में छाप के बताएंगे। ठीक है, इस प्रकार से 1 2 3 4 5, ठीक है, कितने होते हैं ये आप लोग बताएंगे, कितने आपके हिस्से होते हैं। ठीक है, इसको याद रखेंगे। तो ये क्वेश्चन आया था कि प्लाज्मा किसका हिस्सा होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब्लड हो जाएगा। ठीक है, इसको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था कार कितने प्रकार का होता है। तो दोस्तों कार की अगर बात की जाए यानी वर्क की बात की जाए तो ये आपका शून्य भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। यानी कि कुल मिलाकर के जो आपका कार्य होगा वो 3 प्रकार का होगा। कैसा? 3 प्रकार का होगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है आपका शून्य यानी कि 0, धनात्मक, ऋणात्मक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे।
अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था इलेक्ट्रिक करंट किससे माप करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आया था कि जो विद्युत पर्वत में इलेक्ट्रिक करंट दौड़ता है उसको किससे माप करते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। तो ये दोस्तों हो जाएगा आपका गैल्वेनोमीटर। किसकी सहायता से दोस्तों? गैल्वेनोमीटर की सहायता से जो आपका परिपथ होता है उसमें जो धारा जाती है उस धारा का मापन किया जाता है। किसकी सहायता से? तो गैल्वेनोमीटर की। कह रहा है दोस्तों किसी पर्वत में धारा की उपस्थिति को पता लगाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। तो ये साथी आज की क्लास, उम्मीद करता हूँ आज की क्लास और एनालिसिस आपको पसंद आया होगा। दोस्तों यदि पसंद आया है तो आपसे निवेदन है सेशन को एक बार से लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में सेशन को शेयर करिए। यदि चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो विभिन्न प्रकार के एग्जाम के एनालिसिस के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर करें, इससे जब भी आपके लिए एनालिसिस लाएंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो देखते रहिए जीएसएफ बाय डीएसआर। बड़ों का सम्मान करना, छोटों को प्यार देना, और तब तक के लिए अपना भी ख्याल रखना। मिलते हैं कल एक नई क्लास में नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।